हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वो लाइट्स ऑन कर देना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री लिखा गया है, तो वहां पे चूंकि ये मैक्सिमम हमारा इतिहास जो है, तो वो जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे चूंकि दिल्ली सल्तनत थी मिडेवल पीरियड से, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि मतलब आगे चल करके दिल्ली ही क्या बन गया, सेंटर बन गया। तो नॉर्थ इंडिया मतलब एजेंडे में था, है ना। और जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखें कि नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाया? बिकॉज ऑफ द विंध्याचल, बिकॉज ऑफ द नर्मदा रिवर एंड बिकॉज ऑफ द सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है। हालांकि वैदिक काल में हमें एक कहानी मिलती है कि जो अगस्त्य ऋषि हैं, है ना, उन्होंने क्या किया था बताइए, अपने 100 पुत्रों को कहां भेज दिया था? दक्षिण भारत में भेज दिया था, ठीक है। और आगे चल करके फिर अगस्त्य ऋषि भी यहीं दक्षिण भारत जाते हैं, तो इन्होंने ही दक्षिण भारत में सारी चीजों को क्या किया, बहुत ज्यादा डेवलप किया। जैसे संगम साहित्य, तो संगम साहित्य को डेवलप करने में अगस्त्य ऋषि का बहुत बड़ा क्या है बताइए, योगदान है, ठीक है। तो चूंकि जो दक्षिण भारत है हमारा, साउथ इंडिया है, तो यहां का हिस्ट्री लिखा नहीं गया, इसकी क्या कर दी गई बताइए, उपेक्षा कर दी गई, क्योंकि लिखने वाले ही कहां बैठे थे बताइए, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती है, खासकर एंशिएंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो चूंकि अब हुआ था यहाँ पे संगम साहित्य, जैसे आपके यहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, जैन संगीति हुई थी, तो उसी तरह यहाँ पे क्या हुई थी बताइए, ये मतलब जो है तो संगम साहित्य हुआ था, ठीक है। तो उसी के मतलब बेसिस पे हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हम दो पार्ट में पढ़ते हैं दक्षिण भारत के इतिहास को। पहले फर्स्ट फेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं बताइए, सेकंड फेज पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मुख्य रूप से हमारा सबसे पहला फेज जो हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत में, यानी एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री में जो दक्षिण भारत में हम जो सबसे पहला फेज पढ़ते हैं, तो उस फर्स्ट फेज को, फर्स्ट फेज, इसको बोला जाता है क्या बताइए, संगम काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगम काल बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इस संगम काल में क्या होगा बताइए, जितने भी इंपॉर्टेंट साहित्य होंगे उन सबको यहाँ पे क्या है बताइए, लाया जाएगा, और ला करके उन पे चर्चा और परिचर्चा होगी। जैसे आपने देखा था ना कि बौद्ध संगीति होती थी, तो उसमें जो भी बौद्धिज्म की जो फिलॉसफी थी, उसी फिलॉसफी पे वो क्या किया करते थे, डिस्कशन करते थे। तो इसी तरह यहाँ तमिल में जितने लिटरेचर लिखे जाएंगे, तो उन्हीं लिटरेचर के ऊपर क्या किया जाएगा बताइए, डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड हमारा लगभग 100 से 250 ईस्वी, 100 से 250, ठीक है, ईस्वी जाएगा, ईडी जाएगा, इसका टाइम समझ रहे हो। इसके बाद फिर यहाँ पे साउथ इंडिया का हिस्ट्री पॉज हो जाएगा, फिर फेज 2 आगे चल करके हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये फर्स्ट फेज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताइए, स्टार्ट कर रहे हैं। इस समय जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था, है ना, तो देखो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इस समय कौन सा वंश था, यहां पे सबसे नीचे वाला ये जो क्षेत्र है ना आप देख रहे हो, तो यहां पे था, दैट इज कौन सा वंश बताइए, पांड्य वंश। और यही पांडवंश क्या करेगा बताइए, संगम साहित्य के लिए क्या करेगा बताइए, संगीति का क्या करेगा, आयोजन करेगा, संगम बुलाएगा। संगम मतलब होता है कि जितने भी तमिल साहित्य हैं वो सबको यहां पर ला करके उन पर क्या करना बताइए, डिस्कशन करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ बताइए संगम। और इसीलिए इसे संगम काल कहा गया है ना, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास की सबसे पहले हमें जानकारी कहां मिलती है, यही जो संगम हुए थे, जैसे बौद्ध संगीति होती है, तो मुख्य रूप से 3 संगम के बारे में हमें यहां पे क्या है बताइए, जानकारी मिलती है, ठीक है। तो संगम काल में हम देखें तो यहां पे पांडव वंश था, समझ रहे हो। और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये इतना, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया बताइए, इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न, यानी कि पश्चिमी घाट, और इसे क्या कहते हैं, पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहां पे कौन थे बताइए, चोल। कौन थे? चोल, ठीक है। और चोल के जो राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था, जैसे आपने पढ़ा ना गुप्त, गुप्तों का प्रतीक चिन्ह क्या था, गरुड़ था, ठीक है। तो उसी प्रकार चोल का जो राज्य का प्रतीक चिन्ह था, इनका जो सिंबल था वो क्या था बताइए, बाघ था। क्या था? बाघ था, ठीक है। उसके बाद हम पांड्य में आते हैं, तो पांड्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था, मछली। क्या था बताइए, मछली, यानी कि फिश था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम चेर पे आते हैं, यहां पे कौन है हमारे, चेर, ठीक है।
तो चेर का जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा बताइए, धनुष रहेगा। तो मुख्य रूप से हमें यह जानकारी मिलती है कि संगम काल में दक्षिण भारत में मुख्य रूप से यहां पे 3 वंश थे। ठीक है, तो ये जो वर्तमान का तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र हो गया वहां क्या हो गया बताइए, चेल। जो केरल वाला क्षेत्र हो गया और यहां नीचे वाला जो क्षेत्र हो गया कन्याकुमारी हो गया, यहां पे क्या बताइए, पांड। और ये इस तरफ वाला क्षेत्र हो गया यानी कि वर्तमान का कर्नाटक जिसे कहा जाएगा, है ना, लगभग मोटा मोटा अंदाज से। तो यहां पे क्या है बताइए, चेर। तो चोल का प्रतीक चिन्ह बताइए, चोल का, पांड का, पांड का, चेर का, है ना, चेर। तो धनुष से चीरते हैं ना, तो इसलिए चेर, धनुष। ठीक है, चोल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे। आगे राज राजा चोल आएगा, है ना, जो कहां तक चला जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक, साउथ ईस्टर्न कंट्री तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उनका क्या होगा बताइए, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये सबसे नीचे है, तो यहां तो नीचे इंडियन ओशियन है ना, तो यहां तो मछली ही मछली रहेगी, इसलिए इन्होंने क्या बनाया, अपना मतलब सिंबल मछली को बनाया। अब इसमें से जो पांड वंश रहेगा वही किसका आयोजन कराएगा बताइए, संगम काल का आयोजन कराएगा, जिसमें 3 मुख्य रूप से संगम होंगे। ध्यान दीजिएगा, जितना यहां पे पढ़ाया जाएगा दक्षिण भारत का इतिहास एकदम शॉर्ट स्वीट और क्रिप्स, केवल इतना ही पढ़ना है ना। इसके अलावा और आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही एग्जाम में इसके अलावा आता है ना। तो फालतू में सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। खाली 2 लेक्चर लगेंगे इसके, और 2 लेक्चर में ही सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को चीजें। ठीक है, आगे बढ़े हम, क्लियर है। चलो अब हम संगम काल देखते हैं। तो संगम, तीनों संगम काल को किसने आयोजित कराया, पांडवंश ने। किसने कराया बताइए, पांडवंश ने कराया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संगम काल। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो बताता है तो 100 से लेकर के 250 ईस्वी या एडी। ठीक है, मुख्य रूप से हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेसेस देखेंगे, यानी कि वो स्थान कौन से हैं। ठीक है, फिर इसके चेयरपर्सन यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है, इनको देखेंगे। ठीक है, और अध्यक्ष के बाद यहाँ पे कुछ जो डिटेल रहेगी इनकी, उस डिटेल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहां पे आयोजित होगा, तो दक्षिण मदुरई में। ठीक है, दक्षिण मदुरई में। ठीक है, सबसे पहले कहां पे होगा ये बताइए, दक्षिण मदुरई में होगा। ठीक है, और यहां के अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे, तो ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य ने ही अपने 100 पुत्रों को यहां भेजा था ना, और आगे चल करके इन्होंने यहां की अनार महिलाओं से शादी किया, तो यही आगे चल करके सातवाहना में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं बताइए, है ना। तो वही इनके जो पापा थे उनका नाम क्या था बताइए, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे बताइए, अगस्त्य ऋषि थे, और इन्हीं को तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है, पेरेंट्स ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल साहित्य का जनक। तो आपसे पूछेगा कि तमिल हु इज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर, तो कौन है बताइए, वो अगस्त्य ऋषि है। फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कौन है बताइए, अगस्त्य ऋषि हैं। ठीक है, क्लियर है ना। मुख्य रूप से देखा जाए तो अगस्त्य ऋषि थे तो काशी के, लेकिन यहां पे शिफ्ट हो गए थे। आ रहा समझ में, थे कहां के बताइए, काशी के थे, नॉर्थ इंडिया में बनारस के, लेकिन यहां शिफ्ट हो गए। ठीक है, और ये इस पहला जो संगम काल था, इसमें सबसे ज्यादा राजा लोगों ने भाग लिया। कितने, सबसे ज्यादा राजा लोगों ने, जिनकी संख्या कितनी है, 89। कितने लोगों ने भाग लिया बताइए, 89 लोगों ने भाग लिया। तो यह प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा किस तमिल साहित्य में लोगों ने भाग लिया, तो 89 राजा ने भाग लिया, किसमें, फर्स्ट वाले में। समझ में आया। ये क्या चल रहा है, संगम काउंसिल, जैसे बौद्ध संगीति है ना, तो बस वैसे ही यहां दक्षिण भारत में हो रही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात यह है कि ये सबसे पुरानी मतलब संगीति थी, तो यहां पे हमें कौन कौन सा लिटरेचर है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। समझ में आया। ठीक है, और यहां पे हमें जानकारी मिलती है कि एक लिटरेचर को अगस्त्य ऋषि ने यहां पे लाया था, दैट इज पाणिनि का अष्टाध्यायी। और इसका टीका क्या है,
हाँ, वो किसने लिखा है? पतंजलि ने। बताया था ना पहले ही मैंने चीजों को, ठीक है ना। चलिए, अब यही इसके बारे में जानकारी है। जो दूसरा होगा वो कपाटपुरम में होगा, ठीक है। दूसरा संगम संगीति जो आयोजित होगी वो कहां पे होगी बताइए? कपाटपुरम में होगी। कपाटपुरम। और कपाटपुरम कहां है बताइए? तमिलनाडु में है। कहां पे है कपाटपुरम बताइए? तमिलनाडु में है, ठीक है, क्लियर है। इसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अध्यक्ष पूछता है आपसे एग्जाम में, इसके अध्यक्ष का नाम है तोलकापियर। तोलकापियर, क्या नाम है? तोलका। आप ऐसे पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में नाम को पढ़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, तो आप ऐसे उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। जैसे क्या पढ़ेंगे? पहले तोलका, फिर क्या पढ़ेंगे? पियर। तो तोलका, मुंह से बोलिए, तोलका, तोलका, ठीक है। तो दूसरे संगम संगीति या संगम काल की अध्यक्षता किसने की थी बताइए? तोलकापियर ने। यहां 59 राजा लोगों ने भाग लिया था, सॉरी 89 ने। तो यहां कितने लोग लेंगे? 59। तो इसलिए याद हो जाएगा, 89 ज्यादा है और सेकंड में क्या बताइए? 59, ठीक है, क्लियर है ना। इसमें है ना, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें पुस्तक मिलती है, उसका नाम ही, पुस्तक का नाम क्या है? तोलकापियम। कौन सा लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है हमें? तोलकापियम। और तोलकापियम को लिखा ही किसने है? तोलकापियर ने लिखा है। तोलकापियम को किसने लिखा है बताइए? तोलकापियर ने लिखा है। और इसी बुक से हमें जानकारी मिलती है पहले और दूसरे संगम काल की। इसी बुक से हमें क्या मिल रही है बताइए? इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि जानकारी मिल रही है पहले और दूसरे, क्या बताइए, कहां की बताइए? संगम की। समझ में आ गया आप लोगों को? पहले और दूसरे संगम की जानकारी हमें कहां से मिल रही है बताइए? तोलकापियम से। जिसे किसने लिखा हुआ है बताइए? तोलकापियर ने, ठीक है। चलिए, तीसरा और दूसरा संगम काल कहां आयोजित हुआ है? कहां पे हुआ है? मुंह से बोलिए तभी याद होगा। कहां से हुआ है? कपाटपुरम से, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे तीसरा जो होगा, तो ये दक्षिणी मदुरई में हुआ था ना, तो ये कहां होगा? उत्तरी मदुरई में होगा। समझ में आया? यानी पहला साउथ में होगा और दूसरा कहां? नॉर्थ में, मदुरई, क्लियर है। और बीच वाला कहां पे होगा? कपाटपुरम में होगा, ठीक है, क्लियर है। इसके इसके जो अध्यक्ष थे बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्कीयर। कौन थे बताइए? नक्कीयर। समझ में आया? इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बताइए? नक्कीयर थे। कौन थे बताइए? नक्कीयर थे। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना। अब यहां पे कितने राजा लोगों ने भाग लिया? तो ध्यान दीजिएगा, पहले में कितने ने भाग लिया था? 89, दूसरे में 59 और तीसरे में 49। तीसरे में 49, ठीक है। इसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। लिखित इंफॉर्मेशन यानी कि रिटन एविडेंस हमें नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो, आज पढ़े हो ये इतना, तो आज कैसा याद रहेगा बताइए आपको? 100%। लेकिन 10 दिन बाद आपको भूल जाएगा। तो इसी के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक डायरी बनाना है और डायरी में खटाक से आज इसी को लिख लेना है। क्योंकि नाम यहाँ पे कुछ क्लिष्ट हैं कि नहीं है, तो बताइए देखना पड़ेगा कि नहीं, और कितने बार देखना पड़ेगा भैया? बार बार देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई चाहो कोई तिलिस्म या चमत्कार हो जाए, संभव नहीं है। समझ में? जैसे वो बच्ची आई थी कल, दिखाई डायरी, क्या नाम है यार, भूल गया उसका, विद्या, है ना। उसकी डायरी देखना। देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने उसकी डायरी देखा? ठीक है, बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही है? सब चीजें, हाँ ये देखिए, जैसे इन्होंने डायरी खरीदी, ये वाली डायरी कहाँ मिलती है? अच्छा, उसके अच्छा बाजू में, हाँ, ये डायरी अच्छी है। इसमें फायदा क्या होगा कि ये कभी क्या है कि मतलब फटेगी नहीं, क्योंकि स्पाइरल है ना। जैसे हम लोग वाली बनाते थे, दिखाऊंगा मैं अपनी पुरानी डायरी, है ना, तो फट जाती थी। इसमें ये है, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा ले लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लिखने में थोड़ा कम है। इतनी बड़ी ले लें, है ना, इससे एक साइज बड़ी भी तो आती होगी ना? नहीं, इतना अच्छा, इतनी मिल जाए, हाँ इतनी मिल जाए, समझ में आ गया। तो लिखने में भी क्या होगा? कंफर्टेबल होगा, है ना। जैसे विद्या की भी यही साइज है ना। तो जैसे उसमें मतलब ऐसे बीच में वो किया, तो लिखने में मतलब वो है ना। देखना वैसे मिल जाएगी यार, आज संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना मिल जाए। भगवान मिल जा रहा है यार ढूंढने में। तो ये तो डायरी है। तो देखो, ये साइज समझ गए ना, ठीक है। तो मतलब हैंडी रहेगी, इतनी पॉकेट में, बढ़िया, है ना। और वो देखते गए भाई, कोई दूसरा चारा नहीं है।
ये टॉपर बनने की कहानी है, समझ रहे हो? ठीक है, और ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, इवन टॉपर भी नहीं करता है ये, आपसे बता रहा है। लेकिन आप कर लोगे तो अब बार बार ये, जैसे इसमें रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ये तो आपका फाइनल नोट्स हो गया, ये तो रहेगा ही रहेगा फाइनल नोट्स, है ना। होता क्या कि घर में जैसे ये रखा है ना, तो आप इसको जैसे घर से निकले तो उसको साथ में कैरी कर सकते हैं ना, इसको कैरी नहीं कर सकते। और इसको बार बार देखो कहाँ क्या है ये, है ना, उसको बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप कैफे में बैठे हैं, चलते फिरते, यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, 45 मिनट का ब्रेक लिए, टेरेस पे चले गए, तो टेरेस पे आपने पलटा पलटा के क्या कर लिया बताइए, उसे पढ़ लिया, देख लिया, समझ में आया? फिर से बताइए, अब आप लोग बताएंगे, ठीक है, कि पहली पहली कहां पे होगी, है ना, अध्यक्ष और कितने राजा भाग, कौन सा एक साहित्य मिलता है मात्र, पढ़ने का अष्टाध्यायी। दूसरी, अध्यक्ष, कौन सी पुस्तक लिखा है, जिससे क्या जानकारी मिलती है, ठीक है, और यहां पे कितने राजा ने भाग लिया, तीसरी, कौन है अध्यक्ष, कितने राजा ने भाग लिया, लिखित जानकारी, हाँ बताओ, दूसरी कहां पे हुई है, अध्यक्ष कौन है, पुस्तक कौन से लिखा है, तीसरे का अध्यक्ष कौन है, कहां पे हुई है, कितने राजा ने भाग लिया, पहले में, दूसरे में, पढ़ने की अष्टाध्यायी कहां मिल रही है, टोलकापियम से क्या जानकारी मिल रही है, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी बुक में लिखा है ना, डस्टबिन में डाल देना, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इस प्रकार तीनों जो संगम की जो व्यवस्था है, तो उसने किसने की थी बताइए, पांडवंश ने, ठीक है। और पांडवंश ये जो हमने लिखा था, यहाँ पे कैपिटल भी लिख लेना, इनकी जो कैपिटल है वो क्या है बताइए, मदुरई है। इसीलिए पहला कहां पे होगा बताइए, दक्षिण भारत में पढ़ रहे हैं तो दक्षिण मदुरई में होगा, और लास्ट वाला कहां पे होगा, उत्तर मदुरई में। और पांड की राजधानी क्या है बताइए, क्या है पांड की राजधानी, मदुरई। और चोल की जो राजधानी है वो है उरईउर, चोल यहां पे है, इनकी कैपिटल है उरई, और ये नाम ही ऐसा है, आपको याद करना पड़ेगा कि चोल की राजधानी क्या है बताइए, उरईउर, और पांड की क्या है बताइए, मदुरई है। पांड की कैपिटल क्या है बताइए, मदुरई है। और जो तीसरे चेर है, तो चेर की राजधानी है करूर, इसलिए इसे करूर प्रदेश भी आज कहा जाता है, ठीक है, करूर। इनकी कैपिटल क्या है बताइए, करूर है ना। तो फिर से देखिएगा, चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ है, कैपिटल उरईउर है। पांड का सिंबल क्या है बताइए, मछली, और कैपिटल क्या है बताइए, मदुरई। और चेर का सिंबल क्या है, धनुष, और कैपिटल क्या है बताइए, करूर। समझ में आ गया इतना, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और एडवांस आप कर सकते हैं रिवीजन को, कैसे एडवांस करते हैं, आपने डायरी में इन इतनी चीजों को लिखा, अपनी ही आवाज में, फास्ट वॉइस में, है ना, जितना कि सुनने में आप कंफर्टेबल हो। आपके पास मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर है, जैसे हम लोग किया करते थे उस समय, ठीक है। तो उस समय हमारे जमाने में मोबाइल में ज्यादा फीचर्स नहीं आते थे, लेकिन क्या फीचर्स आता था, वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। तो आराम से उसे क्या कर लेते थे, रिकॉर्ड, कि जैसे देखिए ये पढ़ा हमने यहाँ पे, है ना, यही जैसे पढ़ा है ना, तो इसमें बोला कि चोल का सिंबल है बाघ, लेकिन उसकी कैपिटल ये है, पांड का सिंबल मछली है, उसकी कैपिटल मदुरई, जल्दी जल्दी बोल दिया, ठीक है। फिर तीसरा चेर का सिंबल धनुष है, और उसकी कैपिटल क्या है, करूर। अब डायरी तुम रखे हो यहाँ, मान लो एकदम फेड अप हो चुके हो, देखने का भी मन है, हेडफोन लगा लिया, डायरी के पन्ने पलट रहे हो, अपनी आवाज सुन रहे हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है अपनी खुद की आवाज सुनना, क्योंकि खुद की आवाज तो हम कभी सुन नहीं पाते हैं ना। खुद की आवाज सुनना कैसा लगता है बताओ, सबसे बेस्ट इस दुनिया में दूसरे की आवाज सुनना नहीं, क्योंकि दूसरे की आवाज तो एक टाइम बाद भेजा फ्राई हो जाती है। शुरू शुरू में बस अच्छी लगती है, माशुका भी शुरू शुरू में अच्छी लगती है, उसके बाद सर दर्द लगती है, कि नहीं लगती है, जब तक नहीं मिल जाती है तब तक स्पेशल लगती है, और जब मिल जाती है तो लगता है कि कहाँ फंस गए और कैसे एग्जिट करें। लेकिन समटाइम्स यू डोंट हैव एग्जिट बटन, क्योंकि क्या हो चुकी है मैरिज, लो तो फंस ही गए यार, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब डायरी आपने लिया, हेडफोन यहाँ लगाया, और बार बार आपने क्या किया बताइए, उसे पलटा, एकदम रिलैक्स मोड में रिवीजन हो जाएगा कि नहीं। समटाइम्स आपका रिवीजन करने का मन ही नहीं करता कि मैं देख के पढ़ूं,
तो एक सॉन्ग की तरह सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो तो ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। बताइए, चोल की राजधानी। टाइगर कहाँ से? कामाक्षी जी। चोल की राजधानी, शेर की राजधानी करूर। ठीक है, पांड की राजधानी चोल, शेर, चोल, पांड, चोल, शेर, चोल, पांड, चोल, पांड, चोल, शेर, चोल, पांड। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत के इतिहास से, अब अच्छा नहीं बना पाता, समझ रहे हो? क्योंकि ये याद नहीं करता ना, जो चीज हमें टफ लगती है उसे हम छोड़ देते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो आज दिन भर इसको गुनगुना लेना। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा सा ये मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो टाइम पीरियड क्या पढ़ रहे हैं, देखो 100। ठीक है, 100 से लेकर के 250 एडी, केवल ये वाला पढ़ रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट फेज। इसके बाद हम सेकंड फेज में जाएंगे, है ना। तो फिर से मैं यहाँ पे अगेन मैप ड्रॉ करता हूं, लेकिन बताएंगे आप लोग ये कौन सी जगह है, फटाफट बताइए। ठीक है, इनका सिंबल क्या है और इनकी कैपिटल क्या है? ठीक है, देखो ऐसे मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, ये कौन सा एरिया है? ठीक है, इनका सिंबल क्या है? बाघ किसे कहते हैं, टाइगर किसे कहते हैं, लॉयन किसे कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में? जैसे भारत, भारत का नेशनल एनिमल क्या है? क्या है? अच्छा, बाघ है कि टाइगर है? हाँ, दोनों एक ही हैं। आ रहा है समझ में? और लॉयन और शेर एक है, और एक बब्बर शेर अगर है अलग है। ठीक है, अच्छा कल वही एक बच्ची थी, क्या आप पूछी थी? हाँ, गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? समझ रहे हो? ठीक है, और कक्ष के रन में तुम्हारा फेवरेट मित्र रहता है। अपने फेवरेट फ्रेंड को भूल गए? कक्ष में रहता है, बताना नहीं किसी को, राज की बात है। कक्ष में आपका सबसे फेवरेट फ्रेंड है, बता दीजिए प्रमोद जी, कौन है? समझ रहे हो? तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी क्या है, जैसे कल एक बच्चा था ना, ज्योग्राफी का पेपर दिया था, तो उसके पेपर में आया था ये चीज, तो वही आंसर पूछ रहा था। समझ रहे हो बात को? ठीक है, जैसे कूनो, क्या है कूनो नेशनल पार्क, वो किसके लिए फेमस है? अच्छा, केवल चीता है वहां क्या? हाँ, समझ में आया? सभी के लिए है, समझ रहे हो बात को? तो इस चीज में क्या करना, मतलब विशेष, सबसे पहले लायन को ही लाया जाना था, लेकिन जो नेचुरल हैबिटेट था ना, वो लायन के हिसाब से मतलब नहीं डेवलप हो पाया था, है ना। तो पहले तो गिर से उठा करके क्या करना था, मतलब लाना था वहां से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक बहुत मजे की बात बताएं। मजे की बात यह है कि ये दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है, यहाँ पे मेडागास्कर है, और यहीं से इंडियन प्लेट अलग होकर के गई है ना आगे, तो ये इससे जुड़ा था, इससे जुड़ा था, इसलिए जो भी फीचर्स यहाँ पे पाए जाएंगे ना, वही फीचर्स यहाँ। तो ये जो लॉयन है ना, ये इंडिया की नहीं है, ये सबसे पहले यहाँ पाए जाते थे, तो वही वाले फिर ये जब टूट के आए तो यहाँ आ गए, गिर में आ गए, तो इसलिए इसके बाद आगे बढ़ गए। आ रहा है समझ में? तो मतलब इसीलिए यहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है और यहाँ का नेचुरल हैबिटेट है, तो वो सेम रहेगा, क्योंकि वो लोग पहले एक फैमिली थे, वहां से एक घर का हो गया, बताइए, शिफ्ट हो गया। ठीक है, चलो तो इस तरह से, है ना। हाँ, तीसरा क्या है बताइए आप, तीसरा क्या है? चेर। चेर का सिंबल क्या है? क्या है? धनुष। और इनकी कैपिटल क्या है? करूर प्रदेश। सुना? अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा इनका डिस्क्रिप्शन जितना हमें यहाँ मिलता है। सबसे पहले हम फर्स्ट वन किसका देखते हैं बताइए? चोल का देखते हैं। तो चोल के बारे में अगर मैंने आप लोगों को बताऊं, तो ये मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आता था? कावेरी का उपजाऊ क्षेत्र। जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी जितनी पवित्र है ना, तो दक्षिण भारत में उतनी ही पवित्र कावेरी नदी को माना जाता है। जैसे आप गंगा स्नान करते हैं ना, वहां कावेरी स्नान करते हैं। तो यहाँ पे जो कौन सी है बताइए? कावेरी। तो ये जो कावेरी नदी का क्या है बताइए? उपजाऊ क्षेत्र है। क्या है बताइए? उपजाऊ क्षेत्र है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है?
है ना। अच्छा, अब यहां ये सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? तो यहां पे देखो सब जगह यहां पे पोर्ट है, आज भी आप देख रहे हो ना, ये कोरोमंडल का तट है और ये मालाबार का तट है और यहीं से पूरा व्यापार होता है ये बंदरगाह पोर्ट से, ठीक है। तो इसलिए ये जो चोल उस समय जो सबसे ज्यादा फेमस था, ये कॉटन के लिए फेमस था। किसके लिए? कॉटन, यानी कि कॉटन क्लॉथ के लिए, सूती वस्त्र के लिए। और ऐसा कहा जाता था इनका कॉटन क्लॉथ इतना ज्यादा पतला होता है जैसे सांप की केचली होती है। सांप की केचली देखें ना आप, कितनी ज्यादा पतली रहती है। तो जितनी पतली सांप की केचली रहती है ना, उतना ज्यादा पतला इनका क्या रहता है बताइए? कॉटन। और इसी का व्यापार करते थे। तो पूछता है कि प्राचीन प्राचीन भारत में, दक्षिण भारत के इतिहास में चोल किसका व्यापार किया करते थे? तो किसका व्यापार किया करते थे चोल बताइए? कॉटन का पिया करते थे। आ रहा है समझ में? और प्लस ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। तो ऐसा कहा जाता था कि 7 ईयर का फूड यहां पे बैकअप है ना। जैसे हमारे यहां 62 का युद्ध हुआ, फिर 65 का युद्ध हुआ, तो सरकार को क्या समझ में आया कि यार युद्ध होगा तो अकाल पड़ेगा, या बारिश नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा। तो उसने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, दैट इज द एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्य रूप से काम क्या रहता है कि आने वाले 5 समय के लिए फूड को स्टोर करना, जिससे कभी भी अकाल जैसी अगर स्थिति आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो हमारे यहां एटलीस्ट लोगों के लिए खाने के लिए मतलब चीजें क्या रहे बताइए? अवेलेबल रहे, ठीक है। तो इसलिए यही चीज इनके यहां उस पहले से थी। यानी एफसीआई का जो कॉन्सेप्ट था वो चोल के पास एंशिएंट टाइम से था, कोई हमने नया एजेंडा नहीं लिया है। जैसे आप आगे चल करके स्थानीय प्रशासन पढ़ेंगे, लोकल गवर्नेंस पढ़ेंगे, तो वो भी हमने कहां से कॉपी किया है? चोल से। और जितना भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी चल रहा है ना, वो सब चाणक्य की कहां से लिया गया है? अर्थशास्त्र से लिया गया है, कोई अलग से डेवलप नहीं किया है, जिसे द प्रिंस के नाम से मैकियावेली ने ट्रांसलेशन किया है। दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ अर्थशास्त्र, जिसमें से केवल पॉलिटिकल सिस्टम का उसने क्या कर दिया है? ट्रांसलेशन कर दिया है, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारी चीज है यहां पे, ठीक है। तो 7 ईयर का फूड का क्या था बताइए? बैकअप था। किसके पास था बैकअप बताइए? और इतना ही नहीं, 7 ईयर का फूड का हाथी तक के खाने के लिए बैकअप था। किसके लिए? हाथी तक के लिए। हाथी जानते हो ना कितना खाता है? हाथी की रोटी देखे, इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनती है और इतनी मोटी मोटी रोटी बनती है, नमक डाल के बनाते हैं, उसको खिलाते हैं। अरे समझ में? 20-20 रोटी खा जाता है, खाना बनाने वाले की हालत खराब हो जाती है, समझ रहे हो। बाकी तो वो सब जंगल में खाता ही है, लेकिन उसको हमने जैसे पालतू बना लिया, नेशनल पार्क में पालतू बनाया। क्यों? कभी भी शेर बीमार हो तो उसे क्या करेंगे हम? घायल करेंगे, हाथी में चढ़ के उसके करीब तक जाएंगे, तब जाके निशाना लगा पाएंगे ना, ठीक है। और शेर और टाइगर में आपस में एक क्या है बताइए? एक ट्रीटी साइन हुई है। क्या ट्रीटी साइन हुई है? कि भैया तुम कभी मुझ पे अटैक नहीं करोगे, मैं तुम पे, क्योंकि तुम्हारा शरीर विशालकाय है, तुम हो सकता है कुचल दो। और बोले तुम यार तेज तर्राट हो, पता चला कि मेरा कान की खपड़ी खा गए तो पता चला मर जाऊंगा। तो इसलिए दोनों में आपस में एक ट्रीटी है कि ना तो तुम मुझ पे अटैक करोगे ना। तो हाथी कभी भी अगर शेर के पास जाता है तो शांत बैठा रहता है, और शेर अगर चला गया हाथी के पास तो उसको भी कोई मतलब नहीं है, नहीं तो सूंडी से साइड कर देगा। आपने देखा था ना पोरस किसको? हाथी को लेकर के लड़ रहा ना, तो सूंडी के सामने वो लोग क्या लगा देते थे? ऐसे नुकीले टाइप के मतलब पुर्शन लगा देते थे। तो सूंडी से पता चला 25-30 लोगों को ऐसे ऐसे साफ कर दिया हाथी। आ रहा है समझ में? तो सिकंदर के सैनिक देख के घबरा आ गए, बोले यार कोई मतलब नहीं है फालतू में परेशान होने का, क्योंकि अफगानिस्तान से ज्यादा एडवांस वार टेक्निक किसके पास है? इन लोगों के पास है। आ रहा है समझ में? ठीक है। और ये इतना ज्यादा डर गया था। कौन डर गया था? इसके बाद इसका सेनापति, दैट इज सेल्यूकस, कि कोई मतलब नहीं है मगध से लड़ने का, क्योंकि मगध के पास बहुत सारे, पोरस के पास तो कम हाथी थे, मगध के पास बहुत ज्यादा हाथी हैं, तो कोई मतलब नहीं है लड़ने का। तो इसीलिए कार्नेलिया से क्या कर देता है विवाह। तो कार्नेलिया इसीलिए हाथी ले जाती है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिफेंट। समझ में आ रहा है? ये युद्ध पूरा सब कुछ कंसंट्रेट कहां पे है? सिकंदर से लेकर के यहां तक एलिफेंट पे। तभी 400 हाथी देता है कि नहीं देता है, ठीक है। आदमी बहुत पागल होता है, माशुका के लिए कुछ भी कर देता है। चलो अगले, पांड। अगला क्या है बताइए? पांड, ठीक है। तो अब हाँ, इतना समझ में यहां पे बताया, ठीक है। हाँ, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इसने कावेरी नदी पे एक डैम बनाया था। क्या बनाया था बताइए? डैम बनाया था। और इस डैम के लिए ये 12K यानी कि 12,000 मजदूर, कितने बताइए? 12,000 मजदूर कहां से ला रहा है? श्रीलंका से ला रहा है। कहां से ला रहा है भैया?
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पांड्य प्रदेश है, इसने कावेरी नदी में एक बहुत बड़ा डैम बनाया था, जिसके लिए काम करने के लिए इसने मजदूर कहां से उठा के ला रहा है बताइए? श्रीलंका से ला के आ रहा है। कितने? लगभग 12,000 मजदूरों को इसने, है ना, इसके लिए इसने श्रीलंका पे क्या किया बताइए? अटैक किया। और अटैक करके फिर क्या किया बताइए? श्रीलंका पे, है ना, यहां से मजदूर ले आया, है ना। देखो यहां वाला क्षेत्र और श्रीलंका, यहां पे बहुत गरीबी है। ये लोग क्या काम करते हैं? देखो मछली पकड़ने का काम करते हैं, आ रहा है समझ में। और ऐसा कुछ यहाँ पे इनको काम करने के लिए भी चीजें नहीं मिलती है। जैसे यहाँ लैंड लॉक कंट्री में आ जाओ तो यहाँ पे बहुत बड़ा काम है, क्या है? रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में काम है कि नहीं है बताइए? बहुत ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता है कि नहीं? लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए इन लोगों को अगर, मतलब जैसे आप देखो आगे चल करके लिट्टे रहेगा, फिर ये आतंकवादी संगठन भी बनेंगे, और आगे चल करके ये लोग, मतलब राजीव गांधी की हत्या करने में भी एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा, है ना। तो सारी चीजें, मतलब टेररिज्म भी यहाँ फैला है ना। और प्लस यहाँ पे डिस्प्यूट है, कभी पढ़ेंगे डिस्प्यूट के बारे में कि शुरू से अंतिम तक क्या चल रहा है, और अभी भी चल रहा है ना। ये लोग यहाँ आ जाते हैं, ये लोग यहाँ आ जाते हैं, वही हाल है जो बांग्लादेश और इंडिया का है। तो इसे हमने बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर को लगभग फ्री ही करके रखा है कि ठीक है भैया, ये तो हमारा ही बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आते जाते रहो, ठीक है। इसी तरह श्रीलंका भी हमारा एक बेटा है। तो ऐसे कई सारे बेटों को भारत क्या है, पाल रहा है। लेकिन लोग समय के साथ दोगलापंती कर देते हैं, चाइना के साथ चले जाते हैं, समझ रहे? जहां जिसने जो 2 रोटी ज्यादा दी, तो फिर उसी के पास दुम हिला के क्या कर जाते हैं बताइए? चले जाते हैं, ठीक है। तो चलो, इतना समझ में आया आप लोगों को? ये किसकी कहानी बताई हमने आप लोगों को? चोल की कहानी बताई, ठीक है। अब देखिए, अब 5वीं सदी तक चोल ही शासन करेगा, यानी यहां से लेकर के अब हमारी, यानी 5th सेंचुरी तक। देखो ये 1st सेंचुरी चल रही है, ठीक है। तो 1st सेंचुरी से आगे 5th सेंचुरी तक यहां पे कौन करेंगे बताइए? चोल ही शासन करेंगे। लेकिन आगे 5वीं सदी के बाद चोल का डिक्लाइन हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा बताइए? यहां पे पतन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे? पल्लव के सामंत बन जाएंगे, सामंत बन जाएंगे, ठीक है। कौन एक्टिव हो जाएगा यहां पे? पल्लव। अब पल्लव और चोल में लड़ाई चलती रहेगी। जब पल्लव स्ट्रांग रहेंगे तो चोल सामंत बन जाएंगे, और जब चोल स्ट्रांग रहेंगे तो कौन सामंत बन जाएगा? पल्लव। इसी तरह ये कारवा चलता रहेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब इसके बाद 300 साल बाद चेंज आएगा, यानी कि यहां चोल में अब नेक्स्ट चेंज 300 ईयर प्लस आएगा। क्या आएगा? कि कभी तो ऐसा होगा ना कि पल्लव कमजोर पड़ेंगे, पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो पल्लव कमजोर पड़ेंगे तो कौन आ जाएगा? चोल आ जाएगा। अभी यहां पे क्या स्थिति हो गई 5वीं सदी में, ठीक है। यानी कि चोल क्या बन गए हैं बताइए? सामंत। किसके सामंत बन गए हैं? पल्लव के। जबकि पल्लव किसके सामंत? देखो चोल का सामंत कौन है? पल्लव, ठीक है। और अब जब पल्लव वीक पड़ेगा तो फिर कौन सामंत बन जाएगा? चोल। जब चोल वीक पड़ेगा तो कौन? पल्लव। तो सबसे पहले स्ट्रांग कौन था? चोल। चोल वीक पड़ा तो पल्लव राजा बन जाएगा, सामंत से राजा बन जाएगा कि नहीं? लेकिन 300 साल बाद फिर कौन स्ट्रांग हो जाएगा? चोल। तो दैट इज द सेकंड फेज। ये कौन सा फेज था बताइए? 1st फेज था। और ये चोल का क्या हो जाएगा बताइए? 2nd फेज। समझ में आया? अब 2nd फेज में चोल साम्राज्य का क्या होगा बताइए? फिर से मतलब उदय होगा, और इस बार कैपिटल तंजौर को बनाया जाएगा। पहले कैपिटल क्या थी? पहले कैपिटल क्या थी? उरैयूर, ठीक है। अब जब 2nd फेज में 5वीं सदी में, तो पूछा कि 5वीं सदी में 2nd फेज में चोल की कैपिटल क्या थी? तो क्या थी बताइए? तंजौर थी। इतना समझ में आया, है ना। अब इसके बाद वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कौन आ जाएगा बताइए? अशोक आ जाएगा। लेकिन अशोक के शिलालेख में हमें ये सबकी जानकारी मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि अशोक के शिलालेख में हमें चोल की जानकारी नहीं मिलती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक ने भेजा था ना सबको धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, श्रीलंका तक भेजा था ना। चोल की जानकारी अभिलेख में लिखनी थी ना, लेकिन चोल की नहीं लिखा है। चेर की मिल रही है, पांड्य की मिल रही है, पल्लव की मिल रही है, लेकिन चोल की हमें नहीं मिल रही है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के शिलालेख में दक्षिण भारत के सभी राज्यों की चर्चा की गई है, लेकिन किस राज्य की चर्चा नहीं की गई है? वो कौन सा राज्य है बताइए? चोल है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब यहां पे कहानी हो जाती है स्टॉप। इसके बाद हम कहां उठाएंगे मालूम है? अब जाकर के हम वहां उठाएंगे सीधे, मतलब जब त्रिपक्षीय संघर्ष होगा ना, तब दक्षिण भारत के इतिहास को उठाएंगे। याद करो राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूट, समझ में आया? तो राष्ट्रकूट एक्टिव होंगे ना, तो अब तब उठाएंगे। यानी 1st फेज ऑफ
साउथ इंडियन हिस्ट्री ऑफ चोला, उसके भी 2 फेज हैं, हमने देख लिए, एक 100 से 250 और दूसरा 5th सेंचुरी में। अब इनको यहां कर देंगे स्टॉप। अब इसके बाद जानकारी ही नहीं मिल रही है। अब जानकारी कहां पे मिलेगी? जब दक्षिण भारत के इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष लिखा जाएगा। कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि क्यों जानकारी गायब हो जा रही है, फिर क्यों मिल रही है? इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष पहले पढ़ा दिए ना। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जब जानकारी मिलेगी यहां पे, तो फिर उसके बाद क्या होगा बताओ? यहां पे चीजें एक्टिवेट होंगी, तो फिर यहां पे दक्षिण भारत का इतिहास दोबारा पढ़ा जाएगा। तो आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें ऐसा बनाएंगे कि यहीं पे चोल को कंप्लीट कर देंगे, फिर पांड्य को इतने में, फिर चेर को, तो एक ही पन्ने में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ रहा है समझ में? रिवाइज करने में आसानी होगी, समझ रहे हो? नहीं, जितना ज्यादा पन्ना पलटाओगे तो एग्जाम के पहले इतना डर लगेगा यार, कितना पन्ना पलटाना है यार, फिर लगेगा एक काम करो, बस पलटाते जाओ और रिवीजन ना करो। होता है ना एग्जाम के पहले कि एक बार सरसरी नजर से ऐसे देख लें, स्कैन हो जाए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं चोर में, सॉरी चेर में आते हैं। तो चेर की कैपिटल क्या है? पहली बता दिया मैंने, करूर है। ठीक है, और इनका चिन्ह क्या है? धनुष है। ठीक है, इन्हें केरल पुत्र या पर्वत पुत्र कहा जाता है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? लिखो, केरल पुत्र, पर्वत, क्योंकि पर्वत यहां पे बहुत सारे हैं, पूरा सह्याद्री है ना यहां, पर्वत पुत्र। इंडियन ज्योग्राफी में मैपिंग अच्छे से कर लिए कि नहीं कर लिए हैं? मैंने तरीका बताया था ना, मैप ज्यादा से ज्यादा फिल करो। ठीक है, क्लियर है? चलो अब बात यह है यहां पे, ठीक है, केरल पुत्र इन्हें किसने कहा था? अशोक ने। किसने कहा था? अशोक ने। तो पूछता है अशोक ने किन शासकों को केरल पुत्र कहा है? चेर को। किसको कहा है बताइए? चेर को कहा है। समझ में आया? अब समझिएगा बात को यहां पे। ठीक है, यहां का जो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक है उसका नाम क्या है? उदयन जरेल। उदयन जरेल। अब आप उदयन मत लिख देना, ध्यान देना क्या है? उदयन है, उदयन जरेल। ठीक है, अब इसके बारे में विशेषता यह है कि इसके जो रिश्तेदार थे वो कहां थे? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लोग एक बार आए थे, बहुत सारे लोग, तो इन लोगों को सबको इसने क्या कराया था? लंच कराया था। ये पूछता है, ये जानकारी मिलती है हमें इसके बारे में। किसके बारे में बताइए? उदयन जरेल के बारे में। ठीक है, और अशोक ने इन्हें क्या कहा है? केरल पुत्र कहा है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट शासक है शेन गुटवन। इसके बारे में बहुत पूछता है। ठीक है, क्योंकि शेन गुटवन ने कनगी पूजा शुरू की थी। कनगी मतलब क्या होता है? कनगी, कनगी मतलब क्या होता है? पत्नी। इसने पत्नी पूजा क्या की थी बताइए? शुरू की थी। आ रहा है समझ में? है ना? जैसे आप देखते हैं शिव जी कितना ख्याल रखते हैं पार्वती जी का। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कनगी पूजा, है ना? कि इसने बोला कि भैया ये हमारी लक्ष्मी है और इसकी हमें क्या करनी है बताइए? पूजा करनी है ना? नॉर्थ इंडिया में अगर वाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो तो बोला जाता है तो जोरू का गुलाम है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? होता है कि नहीं? आपके माँ बाप ही बोलते हैं। अच्छा, देना चाहिए ऐसे इंपॉर्टेंस की नहीं देना चाहिए? है क्यों? क्योंकि आपको स्पेशल फील हो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, चलिए ये अपना अपना व्यक्तिगत सुझाव है, लेकिन शेन गुटवन का क्या सुझाव है? कि इनकी पूजा करनी चाहिए, दिन में 3 टाइम आरती करना चाहिए, लड्डू भोग प्रसाद क्या है बताइए? लगाना चाहिए। तो पूछता है कि भैया किस शासक ने कनगी पूजा चालू की थी? ये अभी रिसेंट का नेट जेआरएफ में पूछा था। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे बताइए? शेन गुटवन। समझ रहे? आप नेट जेआरएफ की भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो यहां से हिस्ट्री कंप्लीट होगा, है ना? इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें हैं जो सिलेबस की, दैट इज इतिहास लेखन वगैरह, वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो इतना समझ में आया? सेन गुटवन ने क्या चालू की थी भैया? कनगी पूजा। ठीक है, और इसी के साथ इसने अपने यहां श्रीलंका के लोगों को भी बुलाया था। इसके किससे अच्छे संबंध थे बताइए? श्रीलंका। तो श्रीलंका के लोगों को भी अपने यहां क्या किया था? यहां के पीपल को बुलाया था राजस्थान में। और ये पूजा बहुत बड़ा समारोह होता था वहां, जैसे अपना दशहरा टाइप का होता है ना। फिर इसमें लोगों को चीफ गेस्ट बुला करके मतलब बताया था कि हमारे यहाँ का आप कल्चर देखिए, आइए स्पेशल गेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद भैया आदिगमान, तीसरा इंपॉर्टेंट शासक मिलता है, आदिगमान।
आदिगमान के बारे में बात करें तो ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इसने यहाँ पे गन्ना की खेती चालू की थी। किसकी चालू की थी बताइए? गन्ना की खेती। राजस्थान में अच्छा रिसोर्स ऑफ यहाँ पे वाटर मिल गया था और प्लस समुद्र का भी था, तो थोड़ा सा यहाँ पे गन्ने का टेस्ट क्या है, तो एकदम मीठा नहीं रहता है, थोड़ा सा कैसा नमकीन टाइप का रहता है यहाँ का जो गन्ना होता है। आज भी यहाँ पे इस क्षेत्र में गन्ने की बहुत अच्छी खेती की जाती है। जैसे अपने यहाँ का गन्ना कैसा, मतलब एकदम मीठा, शक्कर से भी ज्यादा क्या बताइए, मीठा आ रहा है समझ में। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा आपको कैसा टेस्ट मिलेगा, मतलब मीठा तो रहेगा लेकिन साथ में नमकीन सॉल्टी टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि किस चेर शासक ने गन्ने की खेती शुरू की, तो किसने की बताइए? किसने शुरू की? आदिगमान ने। किसने शुरू की? आदिगमान ने। ठीक है, अब हमारा बचा क्या बताइए? पांड। इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कचड़ा नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम फिर कब उठाएंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष में इनको उठाएंगे, है ना। वहां से आप पढ़ेंगे ना, राष्ट्रकूट लड़ने आएंगे यहाँ, फिर नीचे लड़ेंगे। यहाँ पल्लव चोल की लड़ाई चल रही है और वहां राष्ट्रकूट और चालुक्य की लड़ाई। वहां राष्ट्रकूट और चालुक्य एक दूसरे के सामंत राजा बनते रहेंगे। यहाँ पल्लव और चोल सामंत राजा बनते रहेंगे। समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से कौन कौन कहां है ये पता होना चाहिए, है ना। लोगों को यही नहीं पता कि पल्लव कहां बैठेंगे, यहाँ पे नक्शे में कहां बैठा दे तो पल्लव यहीं बैठेंगे। लोगों को पता ही नहीं चालुक्य कहां बैठ जाएंगे, तो ये पूरा यहाँ चालुक्य बैठेंगे जहां सातवाहन, तो यहाँ चालुक्य के साथ साथ कौन बैठेगा बताइए? राष्ट्रकूट, है ना। और यहाँ चोल, और चोल के साथ कौन? पल्लव। इनका कंपटीशन चलेगा, यहाँ इनका कंपटीशन चलेगा। इस तरह से चीजें आगे चलेंगी। समझ में? लास्ट हमारा क्या बचा बताइए? पांड बचा। ठीक है, तो पांड की कैपिटल बताइए? ठीक है, और यहाँ का वो प्रतीक चिन्ह बताइए? ठीक है, अब देखिए यहाँ का जो सबसे फर्स्ट पॉपुलर शासक है जिसका नाम क्या है? नेडी योन। क्या नाम है? नेडी, बोलिए भैया। नेडी, नेडी, नेडी योन। ठीक है, अगर याद ना हो तो क्लास में किसी का नाम ही रख देना नेडी योन, तो उससे क्या हो जाएगा आप लोगों को, मतलब याद आ जाएगा। ठीक है, किसी का नाम ही रख देना, मतलब अब मजाक के लिए नहीं, याद करने के लिए, है ना, बुली करने के लिए नहीं। ठीक है, खिला। नेडियोन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसने शी वर्शिप चालू की। क्या चालू की इसने? समुद्र पूजा, पत्नी पूजा। अरे सामने लिखा है यार, कामाक्षी तुम कैसा कर रही हो? चश्मा बदलवाओ, लेंस कार्ड से अच्छी कंपनी का लगवाओ, बाई वन गेट वन फ्री मिलता है, दोनों लोग जाकर के ले लेना। ठीक है, हाँ। तो ये कनगी पूजा, कौन सी कंपनी का चश्मा लगाई? नहीं, कंपनी कौन सी है? लेंस कार्ड का लेना। ठीक है, सबसे एडवांस लेंस आया उसमें, भले महंगा है लेकिन सही होना चाहिए। ठीक है, चलो, है ना। अब और सी वर्शिप, चलो भैया दूसरा, दूसरे का नाम है भैया नेडुजेलियन। देखो पहले पढ़ोगे नेडू, क्या पढ़ोगे? नेडू। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या पढ़ोगे? जेलियन। क्या विद्या क्लास खत्म होने के बाद आ रही? पूरा दक्षिण भारत का इतिहास हो गया है। आप लोग इनको पढ़ा देना क्लास के बाद, ठीक है, या रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो उसमें देख लेना। ठीक है, नेजुडेलियन के बारे में विशेषता ये है कि, हाँ क्या क्या? नहीं नहीं, सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो गई है, बस अब यूट्यूब में जाता जाएगा। ठीक है, वो थूल सर आ जाएंगे, कर देंगे। ठीक है, चलो, हाँ समझ में। नेजुडेलियन क्या है भैया? सबसे ज्यादा प्रतापी शासक है। ये जहां भी लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या बताइए? सबसे ज्यादा पावरफुल। समझ में आया? ठीक है, अब नेजुडेलियन किस लिए प्रसिद्ध है मालूम है? क्योंकि इसने एक बहुत भयंकर युद्ध लड़ा था जिसमें इसने सबको, कई लोग साथ में मिलकर के एक तरफ थे, और नेजुडेलियन कहां था बताइए? अकेले था। क्या बताइए? नेडुजेलियन क्या था बताइए? अकेले था, और उसने हरा दिया यार उन लोगों को, सबको, इसलिए सबसे ज्यादा प्रतापी शासक है। उस युद्ध का नाम पूछता है, उस युद्ध का नाम मालूम क्या है? तिलैया लंगानम। देखो ऐसे पढ़ोगे, पहले क्या पढ़ोगे? तिलैया। क्या पढ़ोगे बताओ? तिलैया, और फिर उसके बाद लंगानम। ठीक है, ये युद्ध होता है इस जगह पे, इस जगह का नाम है ये। ठीक है, तो यहां पे नेजुडेलियन वर्सेस, मतलब ऐसे कर दो, प्लस का मतलब बहुत सारे लोग। समझ में आ गया? फिर भी कौन जीत गया? जहां भी मैं वर्सेस में ऊपर कर दूंगा ये, तो इसका मतलब वो जीतेगा।
इसका मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अब जैसी 300 ईस्वी आती है, 250 है ना, 300, वहां 5वीं सदी में तो यहां क्या हो जाएगा, देखो यहां पे चोल के साथ 5वीं सदी में पल्लव आ जाएंगे उनके सामान, ठीक है। लेकिन जैसे यहां अब टाइम पीरियड आ जाएगा, कहां बताइए, 300 ईस्वी एडी का, तो ये तीनों वंश है ना, समाप्त हो जाएंगे। अब इनको त्रिपक्षीय संघर्ष में उठाएंगे। दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। समझ में आया? तो इसी तरह वन शॉट में आप चीजों को क्या कर लेंगे, कंप्लीट। तो एक ही बार में कुछ नहीं करना, इनके नाम बस तो याद रखना है। उदयन जरेल ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को लंच कराया, अरे समझ में, ठीक है। शेन गुटवन ने क्या किया, कनगी पूजा। आदिगमन ने क्या किया, गन्ने की खेती। नेडियोन ने सी वर्शिप। नेजू डेलियन ने बहुत सारे लोगों को हराया। सबसे ज्यादा फेमस यहां का वर्ड तिलैया लंगानम। तो तिलैया लंगानम समझ में आ गया, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कावेरी नदी पे डैम बनवाया, श्रीलंका से 12,000 मजदूरों को लाया। 5वीं सदी में इन्हीं के सामंत इनको डिफीट करके क्या बन गए बताइए, किंग। तो अब किंग कौन बन जाएगा बताइए, पल्लव। आ रहा है समझ में? और आफ्टर 300 ईयर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ना भाई, ये देखो ना 300 बाद सब समाप्त हो रहा है ना, तो 300 बाद क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे पल्लव क्या बन जाएंगे, किंग बन जाएंगे, समझ रहे हो? और सॉरी हाँ, 300 साल बाद चोल फिर एक्टिव हो जाएंगे और कैपिटल क्या बन जाएंगे बता, हाँ बिल्कुल सही, 800 एडी, ठीक है। 5 में +3 जोड़ देंगे 800, तो कैपिटल क्या बनाएंगे, तंजौर। अब हम 800 एडी में इनको जाकर के उठाएंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में उठाएंगे, समझ में? इनके बारे में क्या हुआ कि ये एक्टिव हो गए और फिर इसके बाद एक तरह से खत्म हो गया ये चोल यहाँ पे, कि नहीं हो गया खत्म, क्योंकि एक्टिव कहां होगा बताइए, प्लस कर दोगे तो कितना बताइए, 800 में, समझ में आ गया? तो इस प्रकार 300 ईस्वी आते तक सब खत्म होगा, ये 5वीं तक चलेगा, लेकिन 300 में बाकी ये दो खत्म हो जाएंगे। तो समझ में आया, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ एंशियंट इंडिया साउथ हिस्ट्री। समझ में आ गया? हाँ, एक मिनट।